नमस्कार कर्नल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। 10 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस कर गए आप। बहुत 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 बधाई धन्यवाद। जी। आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। ये बताइए कि लुटियन गैंग के लिए तो बर्नौल मोमेंट है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने वो जो आसिया अंद्राबी हैं, अलगाववादी नेता, यूएपीए के तहत उम्र कैद की सजा हो गई है, तो छाती कूटो गैंग तो एक्टिव होने वाला है। होते रहेंगे, कुछ नहीं हो सकता। यूएपी की धाराएं बहुत सख्त हैं और इस लेडी ने काफ़ी गदर मचाया था। ये वो लेडी थी जिसने, एक तो ये अंद्राबी फंद्राबी जो है ना, ये एक्चुअली कश्मीरी स्टॉक है ही नहीं, ये बाहर से आए हुए लोग हैं। कश्मीर की अनफॉर्चुनेट कहानी ये है कि कश्मीर में कोई जो वहाँ चलाता है सियासत, जो भी, वो सारे बाहर से आए हुए हैं। और चाहे वो जो रिलीजियस एंगल की तरफ, एक्सट्रीमिज्म की तरफ, मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, वो तो मोरलेस कश्मीरी हैं। ये जो गिलानी फिलानी, इनके जो पुराने देखेंगे वो कहीं से आया कोई है। तो अंद्राबी जी ने एक लेडीज़ की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, दुख्तरान मिल्लत। और मॉरल पोलिसिंग जो ईरान में हम देख रहे थे और लड़कियों को मारा जा रहा था कि बाल क्यों दिख रहे, वो वाला काम उन्होंने शुरू किया। नेचुरली पॉपुलर नहीं हुई। फिर कभी इसका घर वाला भी जेल में है, फिर कभी पकड़ी गई, कभी छोड़ी गई, कभी प्रेशर आ जाता है। फिर ये जब कुछ समझ नहीं आया तो जब इन्होंने कांग्रेस ने केरला में गाय काटी थी, एक बार बीफ पार्टी की थी, तो ये और इसका गैंग ने अनंतनाग में गाय रोड पे काटी थी। तो उनका ये घटिया किस्म का काम करती थी। और देखिए, आप भी लेडी हैं, जैसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं ना, लेडी का फोकस अपने घर पे बच्चों पे होता है। और वो खाम खा कि ये जो पंचायतगिरी कोई कर रहा है कि तुमने ये क्यों पहना, तुमने वो क्यों पहना, तुम ये ना करो, किसको बर्दाश्त होता है, किसके पास टाइम होता है। तो पॉपुलरिटी ज़ीरो। लेकिन वही है कि हुर्रियत की बैकिंग थी, गिलानी की बैकिंग थी, तो बड़ी घूम रहे थे लोग इनके बारे में। जैसे आप कह रहे, छाती पीटते रहे पहले भी कि इंदिरा अबीब का जो हस्बैंड भी वो वही है, वो भी अंदर को तो काफ़ी सालों से अंदर है, अभी पता नहीं बाहर आया नहीं, पता नहीं। तो ये मौकाप्रस्त लोग हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कश्मीर के हज़ारों बच्चों को मरने के लिए तैयार किया और मरवा दिया। खुद इनके बच्चे आप देखें तो कोई कहाँ सेटल्ड है, कोई कहाँ सेटल्ड है। ये सारी ये हुर्रियत वाली जितना गैंग है, सबका सेम कहानी है। तो ये अलग इसलिए थी कि भाई इसने घरों को बर्बाद किया। जब माँ को आप टेररिज्म के रास्ते पे डाल देती हो, चाहे वो बंदूक ना उठाए, तो समझ लो उस फैमिली के अंदर पूरे के पूरे बच्चे जो है इन्फेक्ट हो गए, उस आइडियोलॉजी से इन्फेक्शन उनके दिमाग में चला गया, और उस घर से भी 4 से 5 निकलेंगे टेररिस्ट। कोई बंदूक उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। तो इसने, ये वो लोग हैं जिसको कहते हैं ना कि जो गन वाले जो लेके चल रहा है उग्रवादी, उससे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आप देखिए ना, घर की माँ अगर सही हो तो कोशिश करती है कि बच्चे रास्ता ना भटके। लेकिन अगर आपने माँ को काबू कर लिया तो पूरी फैमिली तो गई, हस्बैंड भी मान लेगा, बच्चे भी उसी रास्ते पे चल पड़ेंगे। तो ये ज़्यादा खतरनाक थी, इसलिए इसको उम्र कैद की सजा हुई है। यूएपीए की धाराएं बहुत सख्त हैं, अपील करेगी और 2-4 साल निकल जाएंगे। बट फाइनली अच्छा हुआ कि एक डिसीजन आया। अभी देखते हैं यासीन मलिक का क्या डिसीजन आता है, जिसने एयरफोर्स अफसर मारे थे। अभी आपने यासिन मलिक का जिक्र किया, तो रेड कारपेट वेलकम उसको मिलता था। डॉक्टर मनमोहन सिंह हाथ मिलाते थे, लंच ब्रेकफास्ट डिनर पर बुलाते थे। वो तो काबू में तब आया ना जब मोदी सरकार आई। उससे पहले तो ये केस भी नहीं बने थे जो आप बता रहे हैं कि एयरफोर्स ऑफिसर्स को जो मारा था उसने स्टेन गन से। तो आप सोचिए कि वो मामले तो दब गए थे। सरेआम वो कहता था कि मैंने ऐसा किया। अब काबू में आया तो उसका भी तो हश्र ऐसा ही होगा ना, तिहाड़ में पड़ा तो है। वो भी इसलिए कि उसने डींग हाँकी थी, हाँ मैंने मारे, किसी प्रोग्राम में बोला था। उसने अपने खिलाफ गवाही खुद दे दी, इसलिए वो फंस गया। और मैंने वो दिन भी देखे हैं जिसकी आप रेफरेंस कर रहे हो, कि जब वो एयरपोर्ट, श्रीनगर एयरपोर्ट, जहाँ पे 4 जगह चेक होता, सामान जब आता वीआईपी की तरह आता था। सेपरेटिस्ट होने के बावजूद उनको, ये जितने सेपरेटिस्ट थे इंक्लूडिंग यासीन मलिक, इन सबके आगे गाड़ियाँ चलती थी, सायरन बजाती, पीछे भी चलती थे स्कॉट। तो ये वीआईपी से ऊपर वीआईपी थे। और कांग्रेस तो खैर ऑफ कोर्स उनकी अपनी पैदावारें हैं, तो उनको तो अच्छा ट्रीट करेंगे। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने तो कश्मीरी पंडितों केस उन्होंने मना कर दिया, बोला बड़ी पुरानी बात होगी, छोड़ो यार। लेकिन ये इंडिविजुअल क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं, तो ये फंसेंगे। तो कर्मा किसी को आज पकड़ता है, किसी को कल पकड़ता है। बीवी इसकी यासीन मलिक की पाकिस्तानी है, वो आईएसआई के साथ काम करती है और हमारे खिलाफ वो जहर उगलती है। तो ठीक है, वो करती रहे। हमें ये उम्मीद है कि हमारा जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो हमारा तंत्र है, वो अपना काम ठीक करे और इनको जो लटकाना जो करना करे, ख़त्म करे। इनको फालतू में सरकारी मेहमान बना के रखने का फ़ायदा कोई नहीं जी। कि सोशल मीडिया पर मैं पढ़ रही थी कर्नल साहब की, लोग लिख रहे थे कि अंदर करके इनको बिरयानी खिलाने का क्या मतलब है, टैक्स पेयर का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो। अपराध क्या है, संगीन अपराध क्या है। अगर आप उम्र कैद दे रहे हो तो फिर तो आपको कुछ और भी कर देना चाहिए ना।
ये बिरयानी वाला भी एक नैरेटिव है। कोई जेल में बिरयानी किसी को खिलाता नहीं है, कसाब को किसी ने नहीं खिलाई। ये एक स्लैंग बन गया हुआ है। बट हाँ, क्लियर कट जो केसेस हैं, ओपन एंड शट केसेस हैं, उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी फैसला करके जल्दी से जल्दी। अभी होगा पता क्या, अभी जेल में कोई बंदा, चाहे यासीन मलिक है, चाहे ABC, कोई भी जेल में है, उस पर केस चल रहा है, तो उसकी अभी सजा शुरू नहीं हुई है ऑफिशियली, जेल में है वो। तो जेल में भी उसको किस तरीके का ट्रीटमेंट मिलेगा पता नहीं, बिकॉज उसको पता नहीं, सजा तो भी हुई नहीं। तो साल 2 3 4 साल निकाल देता है केस लड़ने में, इस समय अपील, उधर अपील, इधर अपील, क्योंकि कई केसेस में जमानत नहीं होती। बाकी तो जुडिशरी हमारी किसी को जमानत दे देती है ना। अगर आप जमानत नहीं हुई और जेल में रहे तो आप, UAP में आई थिंक बेल नहीं मिलती, तो 5 साल बाद मुकदमा आपका फैसला होता है, आपको बोलती है उम्र कैद। अब उम्र कैद भी यहाँ किस्म किस्म की है, 14 साल वाली भी है और एक 7 साल वाली है, जिसमें दिन अलग काउंट होता है, रात अलग काउंट होती है, 14 साल बना देते हैं। तो अगर आपकी सेटिंग ठीक होगी, एक सफ़ेद बालों वाला वकील आपका वकील है, तो वो क्या करेगा, जज लिखेगा 7 साल पनिशमेंट, उसमें से जितने साल इसने काट लिए हैं तो उसको निकाल दो। तो जिस दिन अपराधी घोषित हुआ, पता चला 1 साल सजा बची है, तो सजा थोड़ी हुई, वो तो स्टे हुआ ना। बिल्कुल। सजा तो है कि आप जेल के अंदर जाओ, ठप्पा लगाओ कि आप एक किलर हो, आप एक रेपिस्ट हो, आप एक चोर हो, क्योंकि इन लोगों का अंदर जाके ना हायरार्की डिफरेंट होती है जेलों में। अगर आप मर्डर करके आए हो किसी का, किलिंग नहीं, टेररिस्ट एक्ट नहीं, जो मर्डर करते हैं, जो हो गया, उसको बड़ा ऊपर हायरार्की में उसको ऊपर माना जाता है, उसकी बड़ी इज्जत होती है जेलों के अंदर। और सबसे नीचे जो होते हैं वो होते हैं रेपिस्ट, जिनको एक्चुअली फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, उनको मोलेस्ट किया जाता है जेलों के अंदर। ये हमारे जेलों की ट्रेडिशन है। पर आपने 5 साल एक बंदा वहाँ बिठा के रखा जिसके ऊपर एलिगेशन लगाया, एक्यूजेशन है, कन्विक्शन अभी हुई नहीं, और जिस दिन कन्विक्शन हुई तब तक वो वहाँ सबको जानता है, अपने आराम से 1 साल ओवर काटता है, 5+1 6 7 करके निकल जाता है। तो ये ऑफ कोर्स हम सब चाहते हैं कि ऐसा सिस्टम चेंज हो, क्लियर ओपन। बंदा बोल रहा है कि मैंने एयरफोर्स अफसरों को मारा, खुद बोल रहा है। अब इसमें आपने और क्या तहकीकात करनी है? केस तो पुरानी फाइल लगी हुई है, सबको पता है। उस लेडी की जो ऑफिसर की वाइफ थी, वो वहाँ पे उसने अपने घर से देखा था सामने जब गोलियां चली थी। जम्मू में रहती हैं वो, सब जानते हैं उनको, बड़ी ब्रेव लेडी हैं। तो टेस्टिमनीज हो रखी हैं, केस हो रहा है, उसके बाद भी लटकाए जा रहे हो, तो फिर वो समझ नहीं आती। और फिर जुडिशरी ही जाने, हम क्या कह सकते हैं जी। सर फाइल खुली है तो वो बिट्टा कराटे भी था नहीं, जिसने बड़े जोर शोर से एक टीवी चैनल पे ही कहा था इंटरव्यू में कि मैंने भी किसी जज को मारा है। वो भी तो बाद में ही काबू में आया ना। ये सब लोग तो बड़े आराम से घूमते फिरते रहे इतने सालों तक तो कांग्रेस के राज में। बिल्कुल, ये बिल्कुल सच बोल रही हैं आप। और बिट्टा कराटे पे भी को केस चार्जशीट जाता, मुझे पता फाइल हुई नहीं है, जब होगी तब देखेंगे। लेकिन यूएपीए के तहत अगर उम्र कैद की सजा आसिया अंद्राबी को हो गई, तो वो जो यूएपीए में अभी अंदर बैठा हुआ चिकन नेक वाला, जो आजकल शायद बाहर जमानत पर आया 10 दिन की, शर्जिल इमाम, उमर खालिद, इनके लिए भी स्ट्रॉन्ग मैसेज चला गया कि माहौल बदल चुका है, बोलकर बच नहीं पाओगे, अंदर ही सड़ोगे। आज दूसरी खबर आ रही है कि कांग्रेस इसको राज्यसभा की सीट देने वाली है, उमर खालिद को। बताइए। मैं कह रहा हूँ अंजू जी, डेमोक्रेसी जिस फॉर्म में है, इसके दिन खत्म हो चुके हैं। अमृतपाल सिंह एक टेररिस्ट, आपने उसको MP बना दिया। इंजीनियर रशीद एक और सेपरेटिस्ट, उसको आपने बना दिया। तो अगर कल उमर खालिद भी एक MP बन के, MLC बन के, MP बन के राज्यसभा का जेल में उम्र काट रहा है, तो क्या है? कुछ नहीं। ये बहुत प्रॉब्लम्स है हमारे सिस्टम के साथ। ये सिस्टम जो 150 साल चल रही है, अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस की ज़रूरत है। अक्रॉस द वर्ल्ड डेमोक्रेसीज आर फेलिंग। हम सब ने कम्युनिज्म को फेल होते हुए देखा, कम्युनिस्ट कंट्री को मरते हुए देखा, और हम बोलते रहे कि नहीं नहीं, जो कैपिटलिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेसी है, प्रोग्रेसिव है। इंग्लैंड का हाल देख लो, यूरोप पूरे का हाल देख लो, क्या हाल है वहाँ पे, कौन रूल कर रहा है, क्या कर रहा है। लोग इस बार क्रिसमस नहीं बना पाए, क्योंकि वहाँ जो इस्लामिस्ट जो इंपोर्ट करके लाए हैं UK में और यूरोप में, उनको पसंद नहीं है। तो ये सिर्फ ये बेवकूफ़ियाँ आप डेमोक्रेसी के अंदर ही हो सकती हैं। इसी तरीके हमारी ये 3 बेवकूफ़ियाँ, 2 ऑलरेडी अंदर हैं, टेररिस्ट, तीसरा इसको भी ले आओ। लेकिन उमर खालिद
को अंदर राज्यसभा में लाने का मतलब तो फिर इसका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय साजिश हुई ना, क्योंकि उमर खालिद के लिए तो वो न्यूयॉर्क का जो मेयर था वो छाती पीट रहा था, उसकी चिट्ठियां पढ़ रहा था। इस उमर खालिद के माता पिता वैसे तो गरीब है, लेकिन जाकर न्यूयॉर्क में उससे मुलाकातें कर रहे थे, जिसमें वो जो शेरवानी है वो भी कह रही थी मैं मिलना चाहती थी, मुझे टाइम नहीं दिया गया, लेकिन उमर खालिद के माता पिता को टाइम मिल गया। तो आप सोचिए कि वहां से तार जुड़े होंगे ना, कि कांग्रेस किसके कहने पर, किस इकोसिस्टम के या जॉर्ज सोरोस के दबाव में आकर इसको राज्यसभा सीट दे रही है। अब शर्जिल इमाम को मिलती है, उमर खालिद को मिलती है, किसी तीसरे नत्थु गहरे को मिलती है, बट खबर तो यही है। और देखिए ये बहुत ठीक है, बुद्धिमत्ता की बात है कि देखो जी राहुल गांधी जो है वो फॉरेन सिटीजन है, तो उस पर केस चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। दुनिया भर के केस हमारे कैमरा में होते हैं, उस केस को बंद कर दिया गया। गवर्नमेंट का रिस्पांस लिफाफे में सील करके दिया गया। क्यों भाई? देश को जानने का हक है कि जो उसको केस चल रहा है उसके ऊपर गवर्नमेंट क्या रिस्पॉन्ड कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट लिख के दे रही होगी इसने नहीं, वो ठीक है इंडियन है, और क्योंकि पब्लिकली बोल नहीं सकती, सबको पता है इंडियन है नहीं, वोटिंग कर रखी है ब्रिटेन में, डायरेक्टर है कंपनी का ब्रिटेन में, सिटीजनशिप वहाँ, नाम अलग है। तो कहीं ऐसा तो नहीं चल रहा कि भाई आप लिख के दे रहे हो सरकार के नहीं नहीं इंडियन है, तो केस स्टॉप हो गया। क्यों? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको बहुत लंबी छूट दी है, पप्पू को बहुत छूट दी गई है, इसकी माँ को बहुत छूट दी गई है, जिनको नेशनल हेराल्ड केस में अंदर उड़ जाना चाहिए था, जिसको पार्लियामेंट से निकाल के फिर वापस ले लिया गया, तो इनके ऊपर एलिगेशंस हैं, इनको सजा हो जानी चाहिए। अब रूलिंग रजीम ये सोचती है कि अगर इनको जेल में डालेंगे, जमानत लेके बाहर आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, तो ये पॉपुलर हो जाएंगे। ये उनका एक टिपिकल, जिसको कहते हैं आप, एक पॉलिटिशियन का सोचने का तरीका है। लेकिन हम देशवासियों को मैसेज क्या जाता है? हम देशवासियों को मैसेज जाता है कि यहाँ कुछ भी कर लो, निकल लो, MP बन जाओ, कुछ नहीं होने वाला। वो जो मैसेजिंग वाला पार्ट है ना, जिसको आप अंग्रेजी में ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं, वो जो लोगों को दिखाया जा रहा है, वो अच्छा नहीं है। और उसकी बेसिक फ्लॉ ये है कि हमारे यहाँ अलग लोगों के लिए अलग कानून है। आप यासीन मलिक ना होती और आप किसी को गोली मार के देखो चौक में, वर्दी में खड़ा फौजी, तो कितने दिन आप बाहर रहती और फांसी पे ना टंगती, वो मैं आपसे पूछता। लेकिन क्योंकि आप यासीन मलिक हैं, क्योंकि एक देश को तोड़ने की सजा काट रहा है, बोल रहा है चिकन काट देंगे, लेकिन क्योंकि वो उस लॉबी को बिलोंग करता है जिसके लिए बेस्ट लॉयर्स खड़े हैं, जिसके लिए वो जजेस बैठे हुए हैं, तो फिर हम लोगों को जो मैसेजिंग आती है, जो ऑप्टिक्स हमें दिखता है, बड़ा गंदा दिखता है। मैं अब इसके ऊपर आगे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, बिकॉज एज इट इज़ सरकार के कुछ कारनामे आजकल वैसे उल्टे चल रहे हैं। कभी UGC हो गया, कभी डिसेबिलिटी पेंशन पे टैक्स हो गया, अभी CAPF का बिल आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको क्लियर बोला है कि ये करो, उल्टा करके ला रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। और जब CAPF वाले ये कहते हैं कि भाई जब तक छत्तीसगढ़ और नक्सलवादी में नक्सल चल रहा था तो आप लोग कुछ नहीं कर रहे थे, जैसे ही हमने ख़त्म करके दिया, आपको 31 मार्च से पहले डेट दी थी, तो आप हमारे ही पे काटने में लग गए। तो अब मैं इसमें अभी जलती हुई आग में और चिंगारियाँ नहीं डालना चाहता, बट आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न कि जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो थिंक टैंक्स हैं, इनको इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि ये लोग कानून का उपहास उड़ा के और आप MP बना रहे हो टेररिस्ट को। ये सिस्टम और कहीं नहीं चलता दुनिया में, सिर्फ यहाँ चलता है। बिल्कुल, डेमोक्रेसी की आड़ में आप सोचिए कि वो जो इंजीनियर रशीद है, जिसको देश के संविधान पर भरोसा नहीं है, जिसकी अलगाववादी सोच है, जो फंडिंग करता था टेररिस्ट की, वो आकर यहाँ शपथ ग्रहण करता है, किस पर हाथ रखकर? संविधान पर हाथ रखकर। और वो जो खालिस्तानी आतंकवादी है अमृतपाल सिंह, वो भी, उसको भी भरोसा नहीं, वो अलग खालिस्तान बनाना चाहता है, लेकिन चुनाव जीत जाता है इसी देश के चुनाव आयोग के द्वारा करवाए गए चुनाव में, और फिर वो भी स्पेशल चिट्ठी लेकर आता है कि उसको शपथ ग्रहण करना है, और वो भी संविधान पर हाथ रखकर शपथ लेता है। तो ये कैसी शपथ है सर? मतलब ये सच में आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी कैसी चल रही है, किस तरफ जा रही है, इसके बारे में सोचने की सख्त जरूरत है। लेकिन एक चीज और है सर, आपको लगता है कि माहौल बदल गया है? क्योंकि अभी ये देखो, ये जो मैथ्यू वाला कांड हुआ, वो जो CIA का एजेंट पकड़ा गया मणिपुर से, जो म्यांमार में एक अलग एयरबेस ही बना रहा था, मिलिट्री उसमें भर्ती कर रहा था, कुकी कैंप में जाकर उनको ट्रेनिंग दे रहा था, ड्रोन कैसे बनाए जाने, कैसे चलाने, ये सब बता रहा था। NIA ने उसको पकड़ा 6 यूक्रेनियों के साथ। अब देखो कैसे खलबली मच गई। वो जो भारत में अमेरिका का राजदूत है सर्जियो गोर, कैसे दौड़ा दौड़ा हमारे अजीत डोभाल साहब है NSA, उनके पास पहुंच गया। क्या कोशिश हो रही है कि उसको कैसे मतलब रिहा करवाया जाए? आसान है आज की तारीख में उसकी रिहाई? अभी आसान नहीं है, लेकिन पहले जिस देश से भोपाल गैस कांड का जो मुख्य अभियुक्त था, उसको सरकारी जहाज में बिठा के भगा दिया गया था,
तो उस देश से सर्जियो गोरी ये उम्मीद कर रहा होगा ना कि भाई मैं जाऊंगा और बोलूंगा छोड़ देंगे, और सीआईए या दूसरी जो फ्रेंडली नेशंस की एजेंसीज हैं वो पकड़े जाते रहते हैं, उनको चुपचाप वापस भेज दिया जाता है। हमारे भी कई बार पकड़े जाते हैं, वो सब चलता है। लेकिन अगर सरकार ने इसको ओपन किया है तो नेचुरली सरकार की मंशा क्लियर है कि अभी इनफ इज इनफ। मेरा ये कहना का है, मैं ये सोचता हूँ सबके बारे में कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप में हमारी सरकार ने बहुत ज़्यादा खूबसूरत काम किया है। हमारी नेवी हॉर्मुज के मुंह पे बैठी हुई है, हमारा तेल और गैस वहाँ से निकल के आ रहा है, दुनिया की वाट लगी हुई है। हम इजराइल से भी हाथ मिला रहे हैं, हम ईरान से भी हाथ मिला, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल, और हम रशिया के भी दोस्त हैं और हम अमेरिका के भी सो कॉल्ड ठीक ठाक है। लेकिन डोमेस्टिकली ना और अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा जगह ऐसी हैं जहाँ पे फोकस ठीक नहीं है और हैंडलिंग ठीक नहीं हो रही। अगर मैं एनआईए होता ना, और ये पता कि सीआईए के बंदों को आप बियॉन्ड लिमिट आप नहीं रोक सकते। आपको पता है इटालियन सेलर्स ने मारे थे 3 इटालियन नेवी के 3 बंदों ने यहाँ पे हमारे बंदे मार दिए थे, आई थिंक तमिलनाडु में। केस चलता रहा, फिर बड़ा प्रेशर पड़ा, फिर वो आए, फिर पैसा पूसा दिया, कॉम्पनसेशन हुई, जो भी हुआ। तो मेरा ये मतलब एज ए फौजी मैं ये कहूँगा कि अगर आपको यूक्रेनी और सीआईए वाले पकड़े गए और आपको ये भी पता कि ये हाई फाई बंदा है, ये अभी यहाँ से इसे कहाँ कहाँ नहीं इसको आपने देखा, लीबिया में देखा, हर जगह देखा इसको, बांग्लादेश में भी था ये। ऐसे बंदे को मैं समझता हूँ कि बंदा पकड़ने के बाद आप उसकी इंटेरोगेशन करते हो, आप खबर निकालनी है, आपको उड़ा देना चाहिए। अगर आप मैसेज देना चाहते हो तो मैसेज ये होना चाहिए, और आप 2-3 दिन बंदे को गायब कर दो, इतना मैनेज हो जाता है। उसके बाद यूएसए रोता रहे बिकॉज उन्होंने हमारा भी बंदा पकड़ा हुआ है। अब दूसरा एंगल ये भी है कि हमने जो कानून के चक्कर में बंदा पकड़ा हुआ है हमारा, निखिल गुप्ता, क्या उसकी डील होगी? पॉसिबल भी है। तो चलो ठीक है, तो यूक्रेनियन को जिंदा रख के आप क्या कर रहे हो? वही आपके लिए बात है, बिरयानी खिलवानी है। 6 थे, 2-4 ठोक देते, 2-4 रख लेते। देखो आपको मैसेज तो ट्रम्प, इसने प्यूटिन ने क्या किया था, मॉस्को में अटैक किया था, लोगों ने उन्हें पकड़े कान काटे थे पहले, उनके वीडियो पे लाने से पहले रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन ताजिक्स के कान और नाक काटे हुए थे। ये होता है स्टेटमेंट कि आओ जरा अगली बार। तो वो जो आप कहो ना, एक जो, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ सरकार को बेहतर पता है, सरकार को सोच चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बट कई बार लगता है यार कि इतना कुछ होने के बावजूद इकोनॉमिकली हम स्ट्रांग हैं, दुनिया में दोस्ती है, दुनिया एक दूसरे को मारने में लगी हुई है, बिना मतलब लड़ाई कर रही है, तो हमें इतनी अकाउंटेबिलिटी किसको देनी है, किसको पूछना है? तो कई बार लगता है कि यार हम थोड़ा कई चीज़ों को हम बांग्लादेशी यहाँ क्या कर रहे हैं 5 करोड़, हमने कोई रिफ्यूजी क्लॉज साइन नहीं कर रखा एग्रीमेंट यूएन का, हम उठा के उनको बाहर क्यों नहीं फेंक रहे? अपने बच्चे कह रहे हैं जी हमारे रोज़गार नहीं मिल रहा। आप हिमाचल और उत्तराखंड में जाके देखिए, टैक्सी चलाने वाले वो, और हमारे बच्चे चंडीगढ़ के होटलों में रिसेप्शनिस्ट का काम करते हैं। पता नहीं अब क्या बोलूँ मैं, बीच में एक बार ट्वीट किया था कि 2 सरकारें होनी चाहिए भारत में, 2 डिप्टी पीएम होने चाहिए, एक फॉरेन का, एक अपना देखे अंदर के लिए फुल टाइम। आपके पास एक एजुकेशन मिनिस्टर जो ब्लंडर पे ब्लंडर करता जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी में जिन्ना पे पढ़ाई हो रही है, जिन्ना तो चलो मर खप गया, यहाँ पे लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, तमिलनाडु और पंजाब के लोगों की एस्पिरेशंस क्या है, उस पर एक करिकुलम में है ये। ठीक है, आप यहाँ पे आग लगाना चाहते हो अंदर, यहाँ के बच्चों को क्या आप वोक बनाना चाहते हो? एक दूसरे हमारे इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, जो कि हम इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की एज में रह रहे हैं, जो बोलता है जो दिखता है लोग यकीन करते हैं, एआई में प्रोपेगेंडा चलता है। उन भाई साहब के पास रेलवे भी है, आईटी भी है और इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी है। तो मुझे एक्चुअली बड़ा कई बार अफसोस होता है कि क्या हमारे भारत में एक बंदा नहीं है जो जिसको सरकार ट्रस्ट करके एक मंत्रालय दे सके। इतने कम पड़ गए कि एक को 3 पकड़ा दिए, और 3 में से देखा आपने इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की परफॉर्मेंस आपने देख ली। पाकिस्तानी यूट्यूब बैन हुए, अगले दिन वो नाम बदल के फिर आ गए, और हम लोग रोते रहे ट्विटर पे कि ये आ गया, ये आ गया, ये फलाना, ये कमर जी में है, ये वो फलानी, ये लड़की आरजू काजमी, कुछ नहीं हुआ। और दूसरा डिपार्टमेंट आईटी, तो जो हुआ एआई समिट, वहाँ वो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने ना कटवाई, उसको चेक करना किसका काम था? तो यही होता है कि एक इंसान को आप 3 पोर्टफोलियो पकड़ा दो, तो एक बहुत ज़्यादा करेक्शन की ज़रूरत है। देखिए हमारे अंदर जो सबसे बड़ा चैलेंज है, परसों जयपुर डायलॉग में जो स्टेज पे बात हुई, तो मेरे को एक क्वेश्चन पूछा था इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में, मैंने कहा किसी हिम्मत नहीं है बाहर से हमारे को उंगली उठा ले। आज बाहर हम उस स्थिति में है कि हम किसी से भी नाक तोड़ देंगे, अंदर हमारे बहुत बड़ा खतरा है। और ये जो आप जो स्पाई नेटवर्क की बात कर रहे हैं, चाहे कोई कोची से पकड़ा गया, वो 4-5 मुसलमान जो हिंदू मान के घूम रहे थे,
ये जो हो रहा है तो ये दिखाता है कि अंदर बहुत सारे लूप होल्स हैं। आपके अंदर 4 से 5 करोड़ के बीच में बांग्लादेशी जब रह रहे हों, ये स्ट्रीट पावर जो अब दिखती है आपको पत्थरबाजी करती हुई, ये वो लोग हैं। उनको बताया जाता है भाई देखो, अगर तुम पकड़े जाओगे तो तुम्हें बांग्लादेश भेज दिया जाएगा, तो जब भी यहाँ कुछ होता है तो तुम हमारे लिए काम करो, पत्थर मारो राम जी के जुलूस पे। तो उस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो हालांकि बहुत अच्छी बात है कि एजेंसीज ने एनआईए ने इन लोगों को पकड़ा, लेकिन इसके बाद व्हाट नेक्स्ट? हम क्या ऐसे करेंगे कि कोई यहाँ पे आने से डरेगा? हालांकि स्पाइंग और एस्पियोनाज रुकता नहीं है, वो हर दुनिया के एक दूसरे में चल रहा होता है, दैट इज ऑल्सो फैक्ट। बट फिर अगर इनको जैसे आपकी भाषा में उसको बिरयानी ही खिलानी है जेल में बिठा के, तो व्हाट आर वी अचीविंग? मेरा बेसिक ये बिलीफ बन चुका कि ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आज चल रहा है हमारे देश में और बाकी देशों में, ये भी चेंज होने का टाइम आ गया। टू मच ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, टू आप मतलब प्रधानमंत्री को गाली निकाल रहा है, कोई देश के खिलाफ बाहर जाके बक रहा है और उसको एलओपी बना रखा है आपने, उस सिटीजनशिप का नहीं पता, 4 केस चल रहे हैं। तो अगर आप इनको छोड़ते रहो जी यही सोच के कि ये हमारे बहुत बड़े प्रचारक हैं, ये बकवास करते हैं तो हमें वोट मिलते हैं, तो वो भी पॉलिटिशियन थॉट तो ठीक है, पर एज ए इंडियन मुझे ऐसे वाले थॉट प्रोसेस से प्रॉब्लम है, इशू है। मुझे नहीं लगता कि ऐसे वीकनेस हमें दिखानी चाहिए। तभी तो कहते हैं ना कि मतलब वो जो 2.5 फ्रंट है वो तो ठीक है, दो फ्रंट्स पे तो निपट लेंगे, घर के अंदर जो भेदी बैठे हुए हैं, विभीषण बैठे हुए, उनसे कैसे निपटा जाएगा? चुनौती तो सबसे बड़ी वही है। तो मुझे लगता है कि अगर आप जैसे कह रहे हैं कि आसानी से इनको छोड़ा जा सकता है, पहले शायद ऐसा होता रहा है, अगर ये सरकार भी वो करना चाहती तो ये इनकी बात पब्लिक डोमेन में नहीं आती, खबर आती ही नहीं, दब जाती, किसी को क्या पता चलता। पब्लिक डोमेन में तो 3-4 दिन के बाद ही खबरें आई हैं, तो इसका मतलब है कि सरकार इस बार कोई हार्ड बार्गेनिंग करना चाहती है यूएस के साथ और यूक्रेन के साथ, क्योंकि यूक्रेन को लेकर तो ये भी कहा जा रहा है ना कर्नल साहब कि 300 और लोग उनके भारत में हैं। ये जो कोची में पकड़े गए 2 अमेरिकन जो वहां पर ड्रोन उड़ा रहे थे, क्या पता ये वही ड्रोन हो जिसको लेकर ये मैथ्यू पहुंचा हुआ था मणिपुर में। या अभी इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा, बट एक बात तो क्लियर है कि बड़ा डीप षड्यंत्र है ना। भारत सरकार पहले निकाल देती थी, अभी डिक्लेयर कर रही है, पॉसिबली शायद सीआईए टारगेट ना हो, शायद यूक्रेनियन टारगेट्स हों। अगर वाकई उनके इतने लोग यहाँ आए हुए हैं, और क्योंकि यूक्रेन रशिया से लड़ा है, रशिया हमारा दोस्त है, हमारे घर सारे दोस्त हैं, पर रशिया एक क्लोजर फ्रेंड है, तो उसके क्या तार जुड़े हैं? अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि इनके अरेस्ट के पीछे रशियन इंटेलिजेंस का हाथ था, उन्होंने टिप ऑफ किया, तो 1000 चीज़ें हैं। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स गेम। जब तक बंदों को पकड़ा जाना और उनको एक सख्त से सख्त कानून से जल्दी सजा दी जाना हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि समझते हैं कि हर देश के अंदर जासूस होते हैं, ये फैक्ट है। और क्योंकि अब प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, 10 साल में अमेरिका को आपसे डर लग रहा है, तो वो तो हमें डीरेल करने की कोशिश करेगा। तो बाहर वालों को तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अंदर के सिस्टम को ऐसे बना सकते हो कि आपके देश के अंदर जो गद्दारी करेगा, और गद्दारी जो है वो टीवी स्क्रीन से शुरू होती है। सबवर्शन जो बोला जाता है, झूठ बोला जाता है। पार्लियामेंट एक टाइम से इसको मंदिर कहते थे, क्योंकि उसके अंदर लोग झूठ नहीं बोलते थे। हालांकि पार्लियामेंट के अंदर आप झूठ बोलो, आप बाहर कोई नहीं पकड़ सकता, आपको इम्यूनिटी होती है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आपके ऊपर झूठ बोलने से एक्शन लिया जा सकता है, आपको सस्पेंड किया जा सकता है। जितना झूठ आकर पार्लियामेंट पे अपोजिशन बोलती है, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, उतना मैं टीवी में शायद एक ही प्रोग्राम देखता हूँ जब लाइव प्रोसीडिंग्स आती हैं, बाकी मैं तो टीवी धूल ही चाटता रहता है। तो वो जो विश्वास होता था कि भाई पार्लियामेंट के अंदर सांसद जो बोल रहे हैं, जो सवाल पूछ रहे हैं, जो जवाब सरकार और बिल्कुल 16 आने परखा हुआ बिल्कुल फर्स्ट क्लास सत्य होगा, वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हो गया? बिकॉज आप कुछ भी बोल के निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं। आप कोई पोस्टर लेके आ रहे हो, एक दिन कोई बंदा वो स्प्रे लेके आ गया हुआ था, आप वेल में आके शोर मचा रहे हो। बट जो कहते हैं ना, एक ज़्यादा शराफत दिखाना, और ज़्यादा आप किसी वायलेंट आदमी से प्यार से बात करोगे तो आपको पिटाई करेगा। प्यार वाला प्यार की लैंग्वेज समझता है, लातों का बूथ बातों की से बात नहीं मानता। तो समवेयर मुझे लगता है कि हम अपना जो लग रहा था ना कि जो हमारी स्पाइन है, हम पावर सुपर पावर बनना है, तो आप आज फिर वही बात आती है। अफगानिस्तान को आज फिर सुबह एयर रेड हुई है उनके ऊपर, तो हम अगर रीजनल पावर बनना चाहते हैं तो क्या अफगानिस्तान की हेल्प नहीं कर रहे, जिसको हम ओपनली हेल्प कर सकते हैं रिस्टोर करके अपने टाइज। तो फिर मुझे लगता है यार कि ये अगर ये कोई ये सोच रहा है कि सिर्फ पैसा कमा के इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करके हमें दुनिया सूट मारना शुरू करेगी, कतर के पास बहुत पैसा है, आज इमरान उसको टेप रहा है,
तो मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी के साथ आपकी मिलिट्री, आपके अंदर का प्रोसेस, आपके अंदर का सिस्टम, जो फ्रंट जिसको हम अंदर 1.0 कह लो, 0.5 कह लो, उसको अगर स्ट्रांग नहीं करेंगे आप, तो पैसे वैसे का कोई मतलब नहीं बनता। अभी देखो कोई कल के कह रहा था कितनी डेवलपमेंट, मानता हूँ इस सरकार ने जितनी डेवलपमेंट की है, चाहे सड़कें हैं, रेलवे स्टेशन की रेनोवेशन है, एयरपोर्ट्स खुलना, एयरपोर्ट बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन उसके बाद अगर आप ये कहें कि अपर कास्ट वालों का कोई हक ही नहीं है यहाँ पे, तो वो सड़कें किस काम की, हमारे किस काम की भाई? सबके लिए होनी चाहिए ना। अगर हमारे बच्चे 99% नंबर लेके भी उनको झाड़ू ही मारने हैं बाद में, या किराने की दुकान खोलनी है, तो ये डेवलपमेंट किस काम की? अभी तो डेवलपमेंट कर गए बिकॉज हमारे टैक्स से पैसा वैसे बना। तो देयर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर हैपनिंग अराउंड अस। पर मैं वही, हम थोड़ा सब्र करके बैठे हुए हैं कि दुनिया के हालात थोड़े ख़राब हैं, थोड़े स्ट्रीमलाइन हो जाएं, अंदर बैठ के अंदर तरफ झांक के एक मेजर चेंजेस लाने का टाइम आ चुका है अंजू जी। और आपके चैनल या बाकी चैनल्स हैं जो अच्छे सेंसिबल बात करते हैं लोग, तो आई एम श्योर सरकार सुनेगी कभी ना कभी, वो हाथी हिलेगा। जैसे हाथी अभी बैठा हुआ है, इससे काम ज़्यादा चलेगा नहीं, यहाँ रेस्टलेसनेस फैल जाएगी। और दुनिया में चाहती है कि हमारे घर के अंदर रेस्टलेसनेस फैले। आप गैस और एलपीजी के और इसके तेल के प्राइस बढ़ने दीजिए, फिर देखिए अब यहाँ क्या ड्रामा शुरू होता है। आज लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट को ब्लेम कर रहे हैं, जैसे कि युद्ध हमने करवाया हो। इमेजिन कीजिए। तो जिस दिन ये बढ़ेंगे, और मैं आपको ये भी बता दूं, पेट्रोल के और डीजल के प्राइसेस आज तो स्टेबल हैं। पिछले 3 हफ्ते में पेपर, जो हर इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पब्लिकेशन से लेके न्यूज़पेपर से लेके पैकिंग, हर जगह लिफाफे 20% महंगा हो चुका है। शीशा 15% महंगा हो चुका है। तो महंगाई जो बढ़ेगी और हिट मारेगी, जिसमें हमारे सरकार की कोई गलती नहीं है, इनफैक्ट उन्होंने हमें बचा के रखा है अभी तक, दुनिया तो रो रही है ऑलरेडी। तब जो रेस्टलेसनेस स्टार्ट होगी, उसमें ये जो इरिटेंट जो मैंने गिनाए कहीं, जब उसमें वो आप ऐड करेंगे, तो रेस्टलेसनेस बहुत बड़ी हो जाएगी, और वो हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। इस सरकार का इस देश से जाना हमारे लिए अच्छा नहीं है। हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। पर इनके ऊपर प्रेशर डालना और इनको ये एहसास कराना कि आप गलती कर रहे हो, कई जगह पे ठीक हो जाओ, हम आपके बिना किसी को नहीं देख रहे, लेकिन आप हमें ग्रांटेड ना लीजिए। तो दिस इज हाउ इट इज। एंड ठीक है, स्पाइस पकड़े हैं तो उनको रगड़ें, लीगल प्रोसेस में डालें, और फिर जिसको टांगना टांगे, विल बी हैप्पी। बिरयानी नहीं खिलानी उनको, कहने का मकसद ये है। बिल्कुल। और ये तो सिपाही बाहर के, पर आप घर के अंदर देखो ना, अभी एयरफोर्स का एक राजस्थान से पकड़ा गया, आईएसआई के लिए कर रहा था। एक गाजियाबाद से ई रिक्शा चलाने वाली महिला पकड़ी गई है, वो भी जासूसी कर रही थी। और वो एक जो पंचर लगाने वाला भी पकड़ा गया। सर सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते हैं, उनमें उनके जरिए हैकिंग की बातें सामने आई हैं, जिसके लिए अब केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने ऑर्डर जारी किया कि सारे के सारे जितने भी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनको बदला जाएगा, उनकी निगरानी की जाएगी। तो ये खतरा आपको उस टाइम क्यों एहसास नहीं हुआ जब यूएस का सबसे बड़ा जहाज जो है उसको डिसेबल कर दिया था चाइना ने? जिसके बाद हुआवी का वो जो लड़की थी, जो माली की लड़की, कनाडा ने डिटेन कर ली थी काफी 5-6 महीने, बड़ा पंगा हुआ था चाइना और कनाडा के बीच में। तो ये तभी क्लियर हो गया था कि जहां जहां पे चाइनीज चिप और चाइनीज इक्विपमेंट लगा हुआ है, वहां वहां पे आपकी एक वल्नरेबिलिटी है। तो अब मुझे यही समझ नहीं आती कि हमारा देश आज तक अपना फेसबुक, अपना व्हाट्सएप क्यों नहीं बना पाया। इतना हमारे ही इंडियन बाहर जाके बना के उनको दे रहे हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि चाइना ने ही आज ही शुरू की है जासूसी, वो है ही ऐसे। मुझे सिर्फ ये बात का डर है कि जिस दिन शहरों के गलियों के अंदर उपद्रव होगा, उसमें जो नुकसान होगा ना, उसको हम फिर कैसे जस्टिफाई करेंगे, मुझे समझ नहीं आती। बहुत ज़्यादा छूट दे रखी है अपोजिशन को, सेपरेटिस्ट को। टीवी पे बैठ के लोग क्या क्या बातें करते हैं देश के बारे में, धर्मों के बारे में, कोई कुछ नहीं करता उनको। बाहर निकलते उनकी प्रोटेक्शन खड़ी होती है उनको घर पहुंचाने के लिए, पुलिस वाले। अभी वो ओवैसी की पार्टी AIMIM, उसका एक नेता है शौकत अली, वो क्या कह रहा था? वो ये कह रहा था कि जितने भी मुसलमानों के एनकाउंटर होते हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो उन सबके एनकाउंटर करेंगे। वो सीधे सीधे खड़े होकर पुलिस को धमका रहा था। बिल्कुल। और ये इन्होंने समाजवादी पार्टी ने किया भी था। सारे एलिगेशन, सारे केसेस वापस ले लिए थे जिन्होंने दंगे किए थे। कब तक आप एक योगी जी को लेके उसको घूमते रहोगे? बाकी योगी कहाँ हैं? बाकी स्टेट में 16 स्टेट्स में सरकार है, मंदिर क्यों नहीं फ्री हुए अभी तक? तो देखिए, मल्टीपल लेवल, क्योंकि हमारा देश जो है ना, इसमें जो IAS IPS की लॉबी इतनी ज़्यादा कंट्रोल कर, IAS खास करके, IPS तो खैर अभी पिक्चर में आए हैं। वो IAS की जो लॉबी है, कहते हैं ना देश सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है।
हमारी जो डीप स्टेट है भारत की, उसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स और जुडिशरी बराबर है, और कुछ पॉलिटिशियन, मैं कुछ नाम नहीं लेना चाहते, वो लोग मर गए हैं, सीनियर पॉलिटिशियन से लोग बड़ा अच्छा है उनके बारे में बोलते हैं, पर मुझे पता है कि वो डीप स्टेट के एजेंट थे। तो इसको जब तक आप तोड़ोगे नहीं, और तोड़ने के लिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑलरेडी बन के तैयार हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना है। पुलिस रिफॉर्म जिसने बनाए, वो डीजीपी साहब आई थिंक आपके प्रोग्राम पे कभी कभी आते हैं, वो 2009 से सुप्रीम कोर्ट में एक केस करके बैठे हुए हैं, भैया ये पुलिस रिफॉर्म्स हैं, इनको लागू करवाओ। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स यहाँ नहीं हुए, जुडिशियल रिफॉर्म्स यहाँ नहीं, हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अपने देश के स्ट्रक्चर्स को ठीक करने की जरूरत है। बिल्कुल। वो नहीं हो रहा। अभी आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी निकाली, बड़ी अच्छी पॉलिसी है, बड़ा कुछ अच्छा है, लेकिन ग्राउंड पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन देखिए ना आप कि हो क्या रहा है। तो मैं समझ सकता हूँ सरकार के हाथ बहुत इस टाइम भरे पड़े हैं, बाहर इतना कुछ हो रहा है, लेकिन वही बात है कि अगर आप हर डिपार्टमेंट में डंग के मिनिस्टर लगाओगे तो कुछ काम तो वो भी करेंगे ना। यहाँ वो क्या अभी जो दिख क्या रहा है कि एवरीथिंग इज सेंट्रलाइज्ड। तो धर्मेंद्र प्रधान हो गया, ये अपना दूसरा हो गया वैष्णव हो गया, ये दे आर वर्किंग, बट एक इंसान की कैपेबिलिटी है, उसके अलावा यहाँ एनईटी के पेपर लीक होते हैं तो मिनिस्टर जी सैक नहीं होते, वही मिनिस्टर जी यूजीसी गाइडलाइन लेके आ जाते हैं। तो हम लोगों ने भी कमांड किया ना यूनिट्स, हमने भी ऑपरेशंस में काम किया, हमें पता कितना 24/7 इंटू 365 डेज प्रेशर होता है। लेकिन फिर क्या करते हो आप एज ए सीओ, आप अपने कंपनी कमांडर्स को काम बांटते हो, उनके हवाले कुछ करते हो, पहले देखते हो बंदा सही है, ओके कि यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, यू टेक केयर ऑफ दिस थिंग, अपना बोझ बांटते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहती है, गलत कुछ हो गया तो आपकी गर्दन जाएगी, फंसेगी, लेकिन काम आपने चलाना है। लेकिन अगर आपके सारे आपको नेशनल मीडिया में कहीं पे जयशंकर जी के अलावा कोई मिनिस्टर दिखता है, ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ आपको, आज एक क्लिप सेशन हो गया एक्चुअली हमारा जो पॉडकास्ट था, बट अभी देखो हम लोग एज सिटीजन ना सोचते हैं कि चीज़ों के बारे में, हमने तो उम्र काट ली अपनी, या मैंने काट ली, अब तो यंग है, पर आगे 15-20 साल के बाद हमारी अगली जनरेशन के साथ क्या होगा उसके बारे में सोचना भी बहुत ज़रूरी है। सब अच्छा लगता है कि हमारी इकॉनमी बड़ा स्ट्रांग है, हम नंबर 3 जा रहे हैं, नंबर 2 जा रहे हैं, वो दैट्स ऑल राइट, लेकिन घर के अंदर क्या हो रहा है उसको बहुत ज़रूरी है। तो ये स्पाइंग वाला केस तो एक ट्रिगर था जिसके बाद डिस्कशन शुरू हुई, या अंद्राबी को इतने सालों के बाद जाके उम्र कैद हुई है। अब देखें अंद्राबी कब से एक्टिव है, 1990 से एक्टिव है वो। तो जो उसने 35 साल लोगों का दिमाग खराब किया, कितने बच्चे मरवाए, कितने घर उजाड़े, इतनी छूट उसको क्यों मिली कि आज उसको 35 साल के बाद आप, जब चलो आप 4 साल पहले हुरियत वाले काट दो, तो 30 साल के बाद आप उसको काबू कर पाए, जब उसने बहुत सारी अंदराबियाँ और खड़ी कर दी हैं कश्मीर के अंदर। हम तो देश का हित ही चाहते हैं जी, आपको पता है, अपना एक ही प्यार है, एक ही लॉयल्टी है, ना हमें अमेरिकन से मतलब है, ना ईरान से मतलब है, हमें अपना देश से मतलब है। तो इसलिए लगता है कि टाइम आ गया कि सरकार को अभी जो अच्छाई वाला जामा साइड पे रख के गुड को गुड, बैड को बैड, अगली को अगली बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे लिए तो सर राष्ट्र सर्वोपरि है, जो देश हित है, जो देश हित की बात करेगा हम उसकी बात करेंगे, हमारा तो बिल्कुल सीधा सीधा मंत्र है। पर जैसे आप कह रहे हैं ना कि इतने सारे लोग टीवी चैनल्स पर आकर क्या क्या बोल जाते हैं, कितनी हेट स्पीच होती है। सर सुप्रीम कोर्ट ने तो हेट स्पीच का एक दायरा भी तय किया है, उस पर भी कोई बात नहीं करता है। अभी आप ये देखो कि मैं एक कश्मीर की फोटोग्राफ देख रही थी जिसमें कि वो बर्तन भांडे पैसे ज्वेलरी लेकर बैठे हुए हैं खमेनी के लिए भेजने के लिए। अरे इतना प्यारा टिकट कटा के चले जाओ ना भाई। आपको अपने देश में आप भूल गए कि आप 90 के दशक में कैसे कश्मीरी पंडितों को भगाया था, उनसे तो कोई हमदर्दी नहीं थी, उनके तो घर खाली करने को तुम तैयार नहीं हो और उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हो। तो आप सोचो कि किस तरह की मानसिकता है। वो भी तो रेडिकलाइज ही कर रहे हैं ना दूसरे लोगों को, और ये अंद्राबी भी यही कांड कर रही थी। ये जो रेडिकलाइजेशन है, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन है, ये सबसे बड़ा बीमारी है, इसको दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू 100%। उसके लिए कुछ होता दिख नहीं रहा ना, दिखना चाहिए। स्टूडियो में आप बकवास करें और बाहर निकलते आपको जिप्सी में बिठा के सीधा थाने में डालना चाहिए। आप हेट स्पीच की बात करें, उदयनिधि मारन जो सनातन को कीड़ा और पैरासाइट बोल रहा था, क्या कर लिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुओ मोटो तो ले लिया आपने, टेक्स्ट बुक में एक पेज में किसी ने कुछ लिख दिया जुडिशरी के बारे में, आपने सुओ मोटो भी ले ली, माफी मंगवा ली, लाखों कॉपी जो वेस्ट प्रिंट हो रखी सारी वेस्ट कर दी और अपनी भी फजीयत करा ली। तो आपको उस मिनिस्टर साहब के ऊपर सुओ मोटो लेने का टाइम नहीं है, बिकॉज वो एंटी हिंदू बात कर रहा है ना। किसी और एंटी के बारे में बात करता तो नूपुर शर्मा के बोलता तुमने देश में आग लगा दी। तो ये हम सिंपल रिफॉर्म्स, जो एक बात मैंने की, रिफॉर्म्स जरूरी हैं। दूसरा, कानून का डंडा और कानून की स्पीड सबके लिए बराबर होनी चाहिए।
सर आप सो मोटो की बात करें, अपना जज, हाई कोर्ट का हाँ जज, उसके घर से जी नोट जले भुने मिल जाते, उस मामले में आज तक कोई सो मोटो लिया किसी अदालत ने? हाँ, और वो जज बन के घूम रहा है, वो फैसले, वो न्याय बांट रहा है। और इनको देखो ना, वो तो खैर है ही है दूध के धुले हुए, हमारे वालों ने इनको इम्पीच क्यों नहीं किया? क्योंकि कोई भी एमपी पंगा लेना चाहता जुडिशरी से, सबकी फाइलें खुली हुई हैं, सबके पीछे गोरख धंधे हैं। आप देखिए 10 करोड़ पे खर्च किया आप एमपी के लिए, सिलेक्शन होती, कहाँ से आता है पैसा? हमने तो 10 करोड़ मैंने तो लाइफ में नहीं देखे। और अगर मैं 10 करोड़ कहीं से ले आऊँ, थोड़े आपसे मांग लूँ, थोड़े दूसरे तीसरे से मांग के मैं एमपी बनूँ, तो मैं क्या आपके पैसे लौटाने नहीं है और अगले इलेक्शन की तैयारी नहीं करनी? तो 10 करोड़ तो मैंने जो आपसे मांगे थे वो पहले वो वापस करने, वो कमाऊंगा। फिर 10 करोड़ में अगले इलेक्शन के, अगले 5 साल के बाद 10 के उसका खर्चा 15 करोड़ तक हो जाए, 10% के हिसाब से बढ़ाओगे तो मैं 15 करोड़ वो तैयार रखूंगा। जब मैं ये कुछ करूंगा तो मुझे पैसे की इतनी लत लग जाएगी कि मैं फिर बोलूंगा यार मेरी अगले 5-6 जनरेशन भी ठीक ठाक फलनी चाहिए। तो पता चला आपने खर्चे 10 करोड़ और 5 साल के बाद आप कमा के आए 100 करोड़। 100 करोड़ मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब शर्म आ रही है, मैं कम बोल रहा हूँ। यहाँ तो 1000 करोड़ का चारा खा गए लोग। और मैं कल किसी से बात कर रहा था, मैं कह रहा था यार मैं चाहता नहीं हूँ कि हमारी आर्मी जो है वो बॉर्डर के अलावा कहीं और काम करे। उनका काम बॉर्डर के ऊपर है, सामने दुश्मन है, गोली मारो। लेकिन जो हालात हो रहे हैं, मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है जब देश को यही सरकार फौज को बोलेगी कि भाई अंदर आके कंट्रोल करो। क्योंकि जिस तरीके की तैयारियां कम्युनिटीज करके बैठी हैं, हथियारों के साथ, पत्थरों के साथ, पेट्रोल बॉम्ब्स के साथ, दिल्ली राइट्स में हमने देखा, हर जगह हम देखते हैं। तो वो सिविलियंस के हाथों तो नहीं काबू आ सकते ना, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते वहां पे। हम अपना घर ही बचा लें इतने बहुत है। तो ये चीजें दिख रही हैं सामने, इसको कहते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, हमें दिख रही हैं, तो भाई बाकी को क्यों नहीं दिख रही? मुझे वो थोड़ी सी हैरानगी होती है। प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, लेकिन मुझे याद आ गया आपकी इस बात से कि शिमला में एक कांड हुआ है जहां पर वो परिवार किसी के फ्यूनरल में चला गया, किसी की डेथ हो गई थी, उनके घर चले गए, वापस आए तो उनकी दुकान पर हाँ, उस कब्जा कर जमात लिया। ने कब्जा कर लिया था, ताले लगा दिए थे, वहां मार कटाई हम्म। मची हुई। फिर देखो जब सिस्टम आपके सामने नहीं आएगा, उत्तम नगर में लड़के को मार दिया और पुलिस वाली वो आईपीएस का लगा के वो ये बोल रही है कि इन्होंने ये वो, तो फिर लोगों ने दिखाया। क्योंकि एक हद होती है ना, लोगों को ये जो दिमाग में बैठ गया कि ये कुछ नहीं बोलते, सनातनी ये होते हैं, सनातनी दलेर ना होते तो सारे के सारे हम कन्वर्ट हो चुके होते हैं। हमने बड़ी बड़ी बुराइयां सह के हमारे एंसेस्टर्स ने अपने देश, अपने धर्म को पाला है, अपने बिलीफ से, धर्म तो खैर अलग चीज़ होगी, हमारे फेथ को बचाया है। तो अगर आप एज गवर्नमेंट, अगर हमें लगता है कि सरकार की तंत्र काम नहीं कर रहा और दुनिया हमारे ऊपर चढ़ती जा रही है, मैं इमेजिन करो शादी के लिए 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए गए होंगे, वापस आया था कि प्रॉपर्टी के ऊपर ताला लगा के और बैठा हुआ है, तो फिर आप क्या करोगे? आपकी वो मस्जिद जिसको हाई कोर्ट ने बोला गिरा दो, वो तो गिरी नहीं ढंग से, फिर लोग ही आए रोड के ऊपर। तो ये लोग क्यों रोड पे आते हैं? ये कोई अच्छा साइन थोड़ी है। लोग इसलिए आते हैं कि आपको विश्वास खत्म हो जाता है। जब विश्वास खत्म होता है तो फिर हर बंदा अपना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट उसकी जाग जाती है। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट सबसे ब्रूट इंस्टिंक्ट होती हैं। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट वो होती हैं कि जब लास्ट में कहते हैं ना कि एक पैराशूट बचा और बंदे 2 हैं, तो जिसका कोशिश दोनों में ये हो कि मैं, चाहे आपका भाई हो चाहे कोई भी हो, बच्चा भी हो, कोशिश बंदा ये करता है कि मैं पैराशूट पहन लूँ, दूसरे को जाने दो, धक्का मार देते हैं। वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती हैं और वो सबसे ब्रूट होती हैं, उसमें कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। तो उस नौबत पे हम क्यों जाएं, उस चीज़ों को इतना क्यों करने लगे? इसलिए ये फिक्र है मुझे थोड़ी सी, बाकी देखते हैं। आपकी फिक्र भी जायज है, और ये जितनी भी बातें आज हमने अपने इस पॉडकास्ट में की वो भी बिल्कुल सटीक बातें हैं। इन बातों पर सोचने की जरूरत है। उन लोगों के लिए जो नीतियां बनाते हैं, नीतियां निर्धारित करते हैं, उनको सोचने की जरूरत है। और अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं, इधर जासूस पकड़ा जा रहा है, उधर जासूस पकड़ा जा रहा है, विदेशी सीआईए वाले सीधे अंदर आकर बैठ रहे हैं। अंदर भी तो बहुत से लोग हैं जो उनकी मदद कर रहे होंगे ना, मैथ्यू टाइप लोगों की, उनके रास्ते से जाना कैसे जाना है, तो उनके ऊपर भी लगाम कसने की जरूरत है। और ये जैसे आसिया अंद्राबी वाला हाल हुआ है, यूएपीए के तहत अगर कोई अंदर आ गया तो चुनाव लड़कर या राज्यसभा कैसे पहुंच जाए, ये भी सरकार को देखने की सख्त जरूरत है। वो सीधा जेल में रहना चाहिए, चाहे 30 साल के लिए रहे या 40 साल के लिए रहे, उसका बाहर आने का कोई स्कोप नहीं होना चाहिए। ये राजनीतिक पार्टियां जो इस तरह के खेल खेलते हैं ना, उनके ऊपर भी जिसे कहते हैं ना, लगाम लगाने की, लगाम कसने की जरूरत है। उनके नेताओं के भी काले चिट्ठे जो है उनको खोलने की जरूरत है, सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। आपने सर समय निकाला, बहुत विस्तार से इन तमाम विषयों पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय हिंद।